That question and see, your question is saying that prepare bank reconciliation statement of Ruchika Limited as on 31st March 2017 from the following information. While we are going to prepare bank reconciliation statement, so here it is important to write down first of all bank reconciliation statement, and in short form you can say BRS. And now see in the question that what is the date is given here, and that date is 31st March 2017. So write down here as at 31st March 2017. And now draw the format, and all of you are familiar with the format of BRS. Now say the first column is particulars, and next two more column. Number one is add and minus. Now see, as per the question, we have to find out first of all that the question is starting either from the debit balance as per cash book, or the credit balance as per cash book, or the debit or credit balance as per passbook. So see in the question that what balances are given you. For solving this question, it is saying clearly that credit balance or overdraft as per cash book 25,000 rupees. और देखो कल के डेट में और उसके पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, if the debit balance or the favorable balance is given here, debit balance or favorable balance is given, then we will write the amount into the plus column. Clear? But here in this question, what is given? Credit balance as per cash book. Clear? As per cash book, credit balance given. Then इस अमाउंट को हम लोग कहाँ पर नोट करेंगे? In the minus column, how much amount is given here? 25,000. 25,000. कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ पर? And now see the points which are given as the headwise here. As number one, overdraft balance you have written. Second point is saying that checks paid into the bank for collection rupees 60,000, but checks of rupees 24,000 could only be collected in the month of March. अब जरा सा आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन में क्लियरली आपको एक पॉइंट दिया है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन 60,000. जैसे ही आपने 60,000 का चेक बैंक में सेंड किया कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसकी एंट्री अपने यहाँ कैश बुक में कहां पर करोगे? रिसीट साइड में. लेकिन आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? सी बट चेक्स रुपीज 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2017. लेकिन मार्च मंथ में केवल 24,000 का ही चेक क्या हुआ? कलेक्टेड हुआ, मींस क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चेक सेंड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हाउ मच अमाउंट, क्या बोलोगे? देखो 60,000 से 24,000 को माइनस करोगे, यही आप बताओगे. क्योंकि आपके सामने कंडीशन अगर मैं बोलूं कि ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपका कैश बुक हुआ, ये आपका पासबुक हुआ. आपने 60,000 का चेक देखो बैंक में सेंड किया. आपने जैसे ही चेक बैंक में सेंड किया, आपको ये होगा कि इतनी अमाउंट हमारे बैंक में क्या होगी या हमारे अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी. मेरे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. बट फाइनली व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग दैट द बैंक ओनली क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000 इन द मंथ ऑफ मार्च. मीन्स कहने का यहाँ पर ये है कि आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो बैलेंस केवल 24,000 की अमाउंट से ही मार्च मंथ में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ. बाकी का जो आपका 60,000 का टोटल चेक था उसमें से अगर हम 24,000 को माइनस करें, देन हाउ मच अमाउंट वी आर गेटिंग? 36,000. ये वो अमाउंट है
जो आपने बैंक में तो डिपॉजिट किया जरूर, बट बैंक नॉट क्रेडिटेड दैट अमाउंट इनटू योर अकाउंट। यह इंफॉर्मेशन देखो दिया है यहाँ पर, चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट चेक्स ऑफ 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि आपका जो कैश बुक था, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कैश बुक था वो 60,000 की अमाउंट से किस कंडीशन में था, योर कैश बुक बैलेंस, जैसे कल के डेट में मैंने आप लोगों को बताया था, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर पासबुक। अब अगर मैं इसको कैश बुक मान लूं, इसको पासबुक मान लूं, तो जैसे ही आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया 60,000 का, आपने उसको अपने यहाँ डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में क्या किया, रिसीट साइड में एंट्री कर दी और आपके कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 60,000 से हाई हो गया। बट द पासबुक बैलेंस इज नॉट कमिंग अप टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक। व्हाई? Because the 60,000 not credited by the bank into your account. How much amount credited by the bank? Only 24,000. Means 60,000 से कैश बुक अगर यहाँ पर है तो पासबुक केवल 24,000 से ऊपर आ रहा है, 60,000 से नहीं। मीन्स 36,000 का जो डिफरेंस दिखा रहा है आपका क्या, पासबुक, एंड योर कैश बुक इज शोइंग 60,000 प्लस, बट योर पासबुक इज शोइंग ओनली 24,000 प्लस। अभी भी यहां पर क्या है, 36,000 का मिसिंग फिगर है। इट मीन्स व्हाट वी कैन डू फॉर मैचिंग और फॉर टेलिंग द कैश बुक एंड पासबुक, वी हैव द ऑप्शन, व्हाट इज आइदर डिक्रीज द कैश बुक और इंक्रीज द पासबुक। वी कैन नॉट टच द बैलेंस ऑफ पासबुक। रीजन, क्योंकि हम तो क्वेश्चन की शुरुआत ही पासबुक से नहीं कर रहे हैं, हम तो कैश बुक के बैलेंस को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, कैश बुक के बैलेंस को हम लोग डिक्रीज करेंगे। अब आप देखो, जब इस क्वेश्चन को करोगे तो चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, ये लाइन आप लोग बोल करोगे, और बट नॉट डिपॉजिटेड लाइन यूज करोगे। मीन्स यहाँ पर देखो दो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, या तो प्लस होने वाले सभी आइटम्स को आप यहाँ पे नोट कर लो, या फिर एक एक आइटम को आप रीडिंग करते जाओ, जो प्लस होने वाले उन्हें प्लस के कॉलम में, जो माइनस होने वाले उन्हें माइनस के कॉलम में नोट कर लो। तो ट्रांजैक्शन आपका क्या बना यहाँ पर, चेक, बोलो ट्रांजैक्शन क्या होगा, चेक्स इश्यूड बट नॉट इश्यूड होगा या प्रेजेंटेड। इश्यूड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। चेक सेंड टू द बैंक करो या चेक प्रेजेंटेड इनटू द बैंक। Check sent into the bank, check sent into the bank but not credited। आगे आप ये भी नोट कर सकते हो, into the month of March कितनी अमाउंट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, 36,000। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? Now see the next point, and the point number 3 is saying a check of rupees 3,500 issued to a creditor was entered by mistake in the cash column. What the meaning you are getting? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी बोला, या जैसा आप देख पा रहे हो, चेक ऑफ 3,500 issued to a creditor, check of 3,500 rupees issued to a creditor was entered by mistake in the cash column। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का? जब आप क्रेडिटर को चेक इशू करोगे तो आप अपने यहाँ कैश बुक में एंट्री करोगे, कौन से कॉलम में, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स, ये क्या होगा, आपको रिसीव हो रही है अमाउंट, इस अमाउंट को क्या करोगे, इस अमाउंट को आप लोग ला करके डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में नोट कर दोगे। लेकिन अगर मैं वहीं आपको बोलूं कि चेक इश्यूड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो क्या करोगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड में नोट करोगे। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो, यहाँ पे आपको कह रहा है कि चेक ऑफ 3,500 इश्यूड टू ए क्रेडिटर वाज एंटर्ड बाय मिस्टेक इनटू द कैश कॉलम। जब आपने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
चेक इश्यूड टू ए क्रेडिटर, अगर मैं आपको ट्रांजैक्शन पूछूं तो जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। देखो चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स, या तो सपोज दैट माय क्रेडिटर इज मिस्टर एक्स, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट एक्स डेबिटेड, या फिर हम करेंगे एक्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड, मींस क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब जब आप कैश बुक बनाओगे तो इसे क्या करोगे, बैंक कॉलम में नोट करोगे ना, क्रेडिट साइड में। लेकिन क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बाय मिस्टेक कर कहां दिया रिकॉर्ड, इसको कैश कॉलम में, ये लिखा ना, चेक इश्यूड 3500 रुपीज बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इनटू कैश कॉलम। लेकिन जब हमने चेक को इशू किया अपने क्रेडिटर को, तो उस कंडीशन में कैश बुक में हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते, बट बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कहां पे कर दिया, कैश कॉलम। तो अब जरा सा हमको ये बताओ कि क्या इसका इफेक्ट रॉन्गली इंटर्ड इनटू कैश कॉलम जो आपने किया, बाय मिस्टेक जो आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, इससे क्या होगा, आपके कैश बुक पर इफेक्ट पड़ेगा या आपके पासबुक पर इफेक्ट पड़ेगा? बोलो। कैश बुक क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कैश में तो रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, करना था आपको बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आपके बैंक पर या आपके बैंक कॉलम पर, पासबुक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, फिर वही कंडीशन आएगी कि कैश बुक का बैलेंस हमने इंक्रीज किया है, तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों ने बैलेंस ले रखा है कैश बुक। तो इसके लिए आप लोग क्या नोट करोगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हम लोग सेकेंड पॉइंट पर, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इनटू कैश कॉलम। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इनटू कैश कॉलम। तो यहाँ पे आप नोट कर दो, चेक्स इश्यूड टू creditors by mistake recorded into cash column. Amount how much? 3500. 3500. Now consider the next one. Next transaction is saying that a check of rupees 10,000 issued on 22nd March was not presented for payment, whereas it was recorded twice in the cash column. देखो, चेक ऑफ 10,000 इश्यूड ऑन 22nd मार्च, और हम लोग ये प्रिपेयर कब कर रहे हैं, 31 मार्च के डेट में से मार्च मंथ का ही ट्रांसैक्शन है। 22nd मार्च को 10,000 का चेक इशू हुआ, was not presented for payment, whereas it was recorded twice in the cash column. अब जरा आपको ये बताओ, इस ट्रांसैक्शन का इफेक्ट आपको क्या पासबुक पर नजर आ रहा है? पासबुक पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली देखो कह रहा कि was not presented for payment, means checks of 10,000 issued on 22nd March was not presented for payment. जब आपने चेक इशू किया हुआ है, देखो एक तो पॉइंट आप यहाँ पर ये भी देखिएगा कि लास्ट में दिया कि whereas it was recorded twice in the cash book. आपने कैश बुक में इसको ट्वाइस मीन्स जस्ट अमाउंट को डबल करके रिकॉर्ड कर लिया, यानी कैश बुक का जो बैलेंस था आपने उसको क्या किया, 20,000 की अमाउंट से इंक्रीज कर दिया है। 10,000 की अमाउंट, 10,000 का 10,000 का, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि 10,000 प्लस 10,000, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस दिया हुआ है वर्ड। तो एक चीज को ध्यान दो कि चेक ऑफ 10,000 इशूड ऑन 20, और जब आप इशूड करोगे तो किसको, अपने क्रेडिटर को इशू करोगे? बोलो, जब आप चेक इशू करोगे तो किसको, अपने क्रेडिटर को इशू करोगे। चेक आपने अपने क्रेडिटर को दे दिया, बट क्रेडिटर नॉट प्रेजेंटेड दैट चेक इनटू द बैंक फॉर द पेमेंट। चेक अभी क्रेडिटर ने बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ
कि जो बैंक में आपका बैलेंस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बैंक में जो आपका बैलेंस है अमाउंट का वो तो जैसे था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर देखो कह रहा कि वेयर इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, लेकिन आपने कैश बुक में इसको क्या किया है, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मीन्स डबल अमाउंट के साथ रिकॉर्ड कर लिया, 20,000 के अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जरा आपको यह बताओ कि रिकॉर्ड किस साइड में करोगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि ये पेमेंट है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर हो गया। ये हमने अगर अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया तो ये आपने मान लिया ना कि पेमेंट हमने कर दिया, अपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कैश बुक है वो बैलेंस डिक्रीज हुआ। आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने अगर अपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया तो जो भी अमाउंट क्रेडिटर की हमारे ऊपर ड्यू थी अब वो क्या हो गई, उतनी अमाउंट से कम हो गई। लेकिन क्रेडिटर ने जो चेक आपने दिया क्रेडिटर को, उसने तो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया उसको, तो बैंक का जो पासबुक आपको मिली हुई है उसमें तो कोई अमाउंट डिक्रीज हुआ नहीं, लेकिन आपका कैश बुक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। पेमेंट साइड में आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो क्या करोगे, इसको कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करोगे। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया, और आपका क्रेडिटर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वाले ने पेमेंट कर दिया, कुछ समय तो लगेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे सीरियसली ये कह रहा कि चेक इश्यूड, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि चेक ऑफ 10,000 इश्यूड ऑन 22 मार्च वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप चेक इशू करोगे अपने क्रेडिटर को या जिससे आपने पैसा ले रखा है उसको, जिसको आपने चेक दिया उस बंदे ने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। यानी अगर आपको कोई 10,000 का चेक दे और आप उस चेक को बैंक में ही ना लगाओ तो क्या उस बंदे का अकाउंट जिसने आपको चेक दिया है बैंक में कम होगा पैसा? नहीं कम होगा, तो बैलेंस उतना ही रहेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट क्रेडिटर नॉट प्रेजेंटेड दैट चेक इनटू द बैंक, लेकिन आपने एज अ बिजनेसमैन रिकॉर्डेड दैट अमाउंट ट्वाइस इनटू योर कैश बुक। आपने पेमेंट की डबल अमाउंट नोट कर ली, यानी आपने 20,000 का कैश बुक में आपने एंट्री कर दिया, लेकिन आपके पासबुक का बैलेंस वैसे ही है एज यूजुअल। तो अब आप करोगे क्या, आप यहाँ पर नोट करोगे चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मीन्स चेक्स issued to creditors not presented for payment. How much amount? Remember, twice word दिया, डबल कर दोगे और 20,000 से ला करके प्लस कर दोगे यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Now see the next transaction. Means fifth, bill receivable for rupees 8,000 previously discounted with the bank had been dishonored and bank charges debited in the passbook amount rupees 125। इस तरीके का ट्रांजैक्शन कल के डेट में हम लोगों ने किया था। मीन्स आपने बैंक से क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया और उसकी अमाउंट आपको बैंक ने पेड कर दी, और बाद में जब मैच्योरिटी डेट आया तो ये पता चला कि जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। मीनिंग समझ में आ रही है? कल मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री बताया कि बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर भी देखो वही पॉइंट दे रहा है कि ए बिल रिसीवेबल फॉर 8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। आपके पास 8,000 का एक बिल था, आपने उसे बैंक से पहले डिस्काउंट करा लिया है और बैंक से आपने पैसा ले लिया है, रिसीव कर लिया है, तो कहां पर नोट करोगे? अपने यहाँ कैश बुक के डेबिट साइड में, रिसीप्ट साइड में नोट करोगे। यानी आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया। हाउ मच अमाउंट? 8,000 से। लेकिन बाद में देखो ये कह रहा है कि विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। मीन्स जब मैच्योरिटी डेट आई तो उस मैच्योरिटी डेट पर जो ड्रॉई था उसने पेमेंट ही नहीं किया बिल का। आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई।
दोनों कॉन्सेप्ट ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ड्रॉई ने मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं किया, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितने डेज ऑफ ग्रेस होते हैं? 3 डेज ऑफ ग्रेस और कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी डेट हम लोगों ने इसको ऐड किया था। तो अब आप लोग करोगे क्या, क्वेश्चन में देखो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बाय द ड्रॉवर एंड ड्रॉवर रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ बिल, तो उसने तो जर्नल एंट्री कर ली अपने यहाँ रिसीप्ट साइड में कैश बुक के रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई तो मैच्योरिटी डेट पे कह रहा है कि बिल डिसऑनर्ड, और अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने क्या किया, उस ड्रॉवर से 125 रुपीज का बैंक चार्ज भी कर लिया। बैंक चार्ज का मीनिंग क्या, ये भी आपके पासबुक के बैलेंस को कम करेगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में जब आपने बिल को डिस्काउंट कराया, 8000 का बिल था जिसे आपने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट कराया और अमाउंट रिसीव की और अपने यहाँ कैश बुक में डेबिट साइड में रिसीप्ट साइड में एंट्री कर ली। नाउ कंसीडर द सिचुएशन, द पासबुक बैलेंस इंक्रीज्ड, बट कंडीशन क्या हुई, बैंक में आपका 125 रुपीज का और डेबिट हो गया। देखो दो सिचुएशन है यहाँ पर, दोनों को समझना अलग अलग है। पहले तो 8000 का बिल का मैटर हो गया, जो 8000 का बिल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था, अपने यहाँ कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया था, उस अमाउंट से आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बात समझ आ रही है। लेकिन पासबुक पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो करोगे क्या, आप कैश बुक को डिक्रीज करोगे, कैश बुक को मिनिमाइज करोगे फॉर मेकिंग द इक्वलाइजेशन बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। तो पहला तो यहाँ पर इस पॉइंट में इसे रेज करके क्लियर सकते, इस पॉइंट में पहला तो आप ये करोगे कि बिल डिसऑनर अमाउंट आपको ध्यान रखिएगा, लास्ट में टोटल करना है। फोर्थ पॉइंट इज यस बिल डिसऑनर्ड एट द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पर ये बिल डिसऑनर हो चुका और अमाउंट कितनी थी, 8000। जिस अमाउंट से आपके कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज था, हम उसे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, माइनस करोगे 8000 की अमाउंट से। बट द सेम टाइम वन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, इस एक्टिविटी के लिए क्यों जनरली, अच्छा आपको ये भी मालूम होगा, जैसे आपने बैंक में चेक लगाया और अगर चेक बाउंस हो गया तो उस कंडीशन में बैंक कुछ चार्ज करता है। वैसे जैसे बिल आपने बैंक से क्या किया, डिस्काउंट तो करा लिया, बैंक वाले ने बिफोर द मैच्योरिटी डेट आपको अमाउंट पेड भी कर दिया और आपने उसे अपने यहाँ कैश बुक में एंट्री भी कर ली, और उसके बाद जब मैच्योरिटी डेट आई तो मैच्योरिटी डेट पर अमाउंट का पेमेंट ड्रॉई ने किया ही नहीं। अब क्या हुआ, बैंक ने उसके लिए एक कंडीशन लगाई, कुछ अमाउंट चार्ज कर दी। अगर उस बैंक ने आपको अमाउंट चार्ज किया तो वो आपके बैंक के बैलेंस से ही अमाउंट डिक्रीज करेगा, माइनस करेगा। मीन्स आपका जो बैंक में अमाउंट है उसी में से सर्विस चार्ज को वो काटेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 125 रुपीज एज अ सर्विस चार्ज, सर्विसेज चार्जेस, सर्विस चार्ज के नाम पर हाउ मच अमाउंट 125। डिक्रीज क्या हुआ आपका, कैश बुक या पासबुक, क्योंकि जब 125 रुपीज की अमाउंट बैंक आपसे चार्ज करेगा तो आपके पासबुक का बैलेंस 125 से कम हो जाएगा। मीन्स जैसा अमाउंट आपके बैलेंस अकाउंट में होगा उसमें से 125 कम हो जाएगा। अब अगर कम हुआ तो आपका पासबुक क्या हो गया, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। 10,000 का बैलेंस होगा तो अब कितना बचेगा, 125 माइनस कर लो उसमें से। अब इसको इक्वल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पासबुक अगर कम हुआ तो कैश बुक को ला करके आप मिनिमाइज करोगे, क्यों, क्योंकि हम लोग बैलेंस लेके चल रहे हैं कैश बुक का। तो सर्विस चार्ज के नाम पर 125 रुपीज करोगे आप, सर्विस चार्ज 125 डिक्रीज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में, क्वेश्चन में आपको और दिया है पॉइंट की in the cash book a bank charge of rupees 150 was recorded twice while another bank charge rupees 40 was not recorded at all। देखो ये ट्रांसैक्शन कर लोगे, मेरी समझ पा रहे हो,
दोनों को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एक का तो ट्वाइस लिया है तो कितना हो जाएगा उसमें देखो। अच्छा एक तो इन द कैश बुक ए बैंक चार्ज ऑफ ₹150 was recorded twice while another bank charge of ₹40 was not recorded at all। अब जरा सा देखो ये पॉइंट समझ पा रहे हो। वो जो 150 दिया है वो डबल अमाउंट है एक साथ। क्या करेंगे उसको हम लोग कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करोगे? रीजन बताओ क्यों प्लस में होगा? वहाँ पे 2 बार रिकॉर्ड हो गया है तो एक बार एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ तो एक बार आप लोगों ने कंपनसेटिंग एरर्स भी पढ़ा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। मींस जैसे ट्वाइस रिकॉर्डेड अगर हो गया तो उसके इफेक्ट को न्यूलीफाई करने के लिए, क्योंकि देखो ट्रांसैक्शन क्या कह रहा है? ट्रांसैक्शन कह रहा कि इन द कैश बुक ए बैंक चार्जेस ऑफ ₹150 was recorded twice। कहां पर रिकॉर्ड किया आपने? कैश बुक में। अगर ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया है इसको और एक 40 रुपीज का जो ट्रांसैक्शन है उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एक जो 40 का है उसको तो माइनस में लेके जाओगे और बाकी का जो 150 की अमाउंट है इसको लेकर के आओगे प्लस वाले कॉलम में, क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ कि आपने उतनी अमाउंट से क्या किया है, अपने यहाँ जो बैलेंस है कैश बुक का उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रखा है और वही अमाउंट आपके पासबुक में भी रिकॉर्डेड है। तो जाहिर सी बात है कि पासबुक के बैलेंस को कम करने के लिए आप लेकर के आओगे कैश बुक में और उसको ऐड करोगे। देखो ये क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद क्या करोगे? माइनस वाले कॉलम को टोटल कर लो और प्लस वाले कॉलम को टोटल कर लो एंड देन हाउ मच टोटल यू आर गेटिंग। देखो यहाँ पर 20,150 प्लस वाले कॉलम में पा रहे हो और 72,665 माइनस के कॉलम में पा रहे हो। देन सी द बैलेंस। अब क्या होगा लास्ट में? स्टार्टिंग हम लोगों ने किया है क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपका आंसर क्या होगा? एज पर पासबुक। कर लोगे इसको। और ये डिफरेंस की अमाउंट एक्चुअली डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर होगा तो इसको आप लोग कहां पर नोट करोगे? माइनस वाले कॉलम में। ये पहले बताया भी गया था 2 दिन पहले भी। तो माइनस वाले कॉलम में जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक करने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक डिफरेंस की अमाउंट यहाँ पर नोट करके इनको टोटल कर लो और ये दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट आपका और बनेगा और दैट इज रिलेटेड विथ पासबुक बैलेंस।